Hello everyone, welcome to Transform Academy. My name is Khan Nakma and I'm here for your science lecture. Now, before starting to the very first chapter, you should know कि chapter का content क्या है, chapter कौन सा है, क्या है and rest of the thing. Now, अब सबसे पहले हम लोग करेंगे कि कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर फेंकते हैं सो वो नीचे आती है, राइट? दिस इज़ अ लॉजिक, ये लॉजिक है हम लोग कभी भी लगा सकते हैं. बट उसमें क्या लॉजिक है, उसमें कुछ तो रीज़न होगा कि हर फेंकी हुई चीज़ ऊपर से नीचे ही क्यों आती है, वो एक अलग डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती है, या उसका डायरेक्शन किसी और एंगल में चेंज क्यों नहीं होता है. बट कुछ सालों पहले देयर वाज अ मैन, एक लड़का था जो सो रहा था अंडर अ एप्पल ट्री, एक एप्पल के झाड़ के नीचे सो रहा था. उस टाइम क्या हुआ, सडनली एक एप्पल एक पेड़ से नीचे आ गिरा. सो लाइकवाइज हम लोग एक्साइटेडली उठाते खाते एंड वी इंजॉय, बट ही वॉज ऑफ अ डिफरेंट थिंकिंग. उसने क्या किया, उसने ये थिंकिंग लगाया कि वो एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों आया, या तो फिर वो एप्पल का डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं हुआ. फिर उसने उस पर रिसर्च करना चालू किया. ही केम टू अ पॉइंट, उस टाइम पे वो एक पॉइंट पे आया कि अर्थ सरफेस, द प्लेस वेयर वी लिव, आवर प्लैनेट अर्थ हैज अ फोर्स इनसाइड इट. दिस फोर्स इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल फोर्स. लाइकवाइज बहुत से फोर्सेस है प्लैनेट पे, पोटेंशियल, काइनेटिक, बहुत से फोर्सेस हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स जो हमें होल्ड करा है हर चीज़ को, एवरीथिंग जो भी है अर्थ सरफेस पे वो होल्ड किया है, दैट इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशन, अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और वी कैन कॉल एज ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ दैट मैन वेंट ऑन रिसर्च, उसने रिसर्च किया. रिसर्च करने के बाद वो एक पॉइंट पे आया कि देयर इज अ फोर्स. नाउ ही स्टार्टेड टू थिंक. अब उसने ये सोचा कि अंडर द सरफेस होगा, हर जगह प्रेजेंट है, हर मास पे एक्ट होता है, हमारी बॉडी पे, ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है. देन दैट मैन वाज नन अदर बट सर आइजैक न्यूटन. नाउ हु वाज ही, लेट मी इंट्रोड्यूस अ लिटिल, थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में. ही वाज बोर्न इन 1642. 1642 में उनका बर्थ हुआ और उनकी डेथ हुई 1727. वो उस टाइम के 16 to 17th सेंचुरी के वेल नोन साइंटिस्ट थे. उन्होंने लॉज ऑफ मोशन डिस्कवर किया, इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कवर किया, फिर उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स हमारे अर्थ सरफेस का, उन्होंने डिस्कवर किया. इनका ये फोर्स, देयर इज अ बुक कॉल्ड प्रिंसिपिया. प्रिंसिपिया, ये बुक में उन्होंने ये फोर्स के बारे में पूरा मेंशन किया. नाउ अलोंग विथ दिस ग्रेविटेशन फोर्स के साथ साथ उन्होंने लाइट, हीट, साउंड, ये सब में वेरियस फील्ड्स में काम किया. अब बिफोर गोइंग टू दैट, इस फील्ड में, ग्रेविटेशन फील्ड में, देयर वाज अदर साइंटिस्ट. एक उनसे पहले आया हुआ साइंटिस्ट था, हु वाज केपलर. केपलर ने प्लैनेट्स का मोशन स्टडी किया. अब हमें पता है कि सन है सेंटर में एंड वो ऑर्बिट के अराउंड पूरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स ऑर्बिट. ऑर्बिट उनकी फिक्स रहती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है. अब वी नो कि वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर फोर्स में या स्पीड में ही क्यों रोटेट करता है, या तो फिर वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता क्यों नहीं है या क्लैश क्यों नहीं करता है. उस पर भी एक डिफरेंट फोर्स आया. ठीक है. नाउ अब जैसे हम बचपन में खेलते थे, सबको पता होगा, देयर इज अ गेम, हम लोग थ्रेड में, एक धागे में एक पत्थर या कोई भी हल्की सी चीज़ बांध कर वी रोटेटेड, उसको एक पर्टिकुलर मोशन में रोटेट करने के बाद, वो मोशन को रोटेट करने के बाद अगर हम लोग सडनली उसको छोड़ देते हैं, सो वो आफ्टर अ पर्टिकुलर रोटेशन ऐसे डायरेक्शन में जाता है. ये डायरेक्शन में जाएगा एंड दिस इज टेंजेंशियल. अब टेंजेंट तो सबको पता होगा, सर्कल टचिंग अ पार्ट ऑफ सर्कल, अ लाइन टचिंग अ पार्ट ऑफ सर्कल इज टेंजेंट. अब वो सर्कल में टेंजेंशियल जाता है.
सो अब यहाँ पे भी हम देखेंगे तो यहाँ कौन सा फोर्स है, क्या है, क्यों अट्रैक्ट होता है, क्यों ये टेंजेंशियल ही जाता है, हमें वो जानना है। सो सिमिलरली उस पर भी स्टडी किया गया कि ये कौन सा फोर्स है जो हमेशा टेंजेंशियल ही छोड़ा जाता है, हम बचपन में भी खेल चुके हैं। दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीओपिटल फोर्स को, वर्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे तो बेसिकली दो वर्ड आएगा, एक होगा सेंट्री और दूसरा होगा पिटल। अब ये सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर, सेंट्री स्टैंड्स फॉर सेंटर, सेंटर बीच में, और पिटल यानी अट्रैक्शन। सो जो फोर्स सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसका मोशन, जिसका डायरेक्शन सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ यू नो कि वी हैव स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, फोर्स, मोशन। नाउ कुछ भी करने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड है। फोर्स रहेगा तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो सकता है, फोर्स है तो हमारी स्पीड चेंज हो सकती है। अगर फोर्स अप्लाई नहीं है तो ना हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है, ना हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज की होती है। अब ये फोर्स सिमिलरली रिलेटेड है हर चीज़ में। सपोज अगर इफ वी रिलेट कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हैवी ऑब्जेक्ट है, सो उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा, और उसके साथ साथ अगर फोर्स अप्लाइड कम है, अगर हमारा फोर्स कम है, तो वह हम ऑब्जेक्ट ना हम लिफ्ट कर सकते हैं, ना वो ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्स, अगर अर्थ का अपना फोर्स नहीं होगा या सन का अपना पर्टिकुलर फोर्स नहीं होगा, तो वो जो ऑर्बिट्स में जो प्लैनेट्स रोटेट होते हैं वो सब एक दूसरे से क्लैश कर सकते हैं, यानी टकरा सकते हैं। सो वहाँ पे भी वो हमारे अर्थ, हमारे गैलेक्सी में प्लैनेट्स पे और हमारे सन पे वो फोर्स एक्ट होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उनको अलाउ करता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, और वो मूवमेंट के वजह से हमारा गैलेक्सी या हमारा स्पेस सेटल्ड है। अब जहाँ पे आता है न्यूटन, न्यूटन ने स्टडी किया, बहुत से स्टडीज़ हुए, न्यूटन के साथ साथ बहुत से साइंटिस्ट ने स्टडी किया। उसके साथ साथ आया न्यूटन का न्यूटन्स लॉ। अब ये न्यूटन्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है। रीज़न, यूनिवर्सल मतलब जो भी यूनिवर्स में एक्सेप्टेड है, जो भी चीज़ें यूनिवर्सल होती है, मतलब वो ट्रुथ, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बोला जाता है। जो सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। अब यूनिवर्सल फोर्स का रीज़न क्यों है? क्योंकि आप वेदर यू स्टे यहाँ पे इंडिया में रहो और एल्स तुम लोग बाहर कोई कंट्री में रहो, सब जगह तुम लोग ज़मीन पे ही रहोगे। दैट मीन्स कि हर जगह वेदर यू गो एनीवेयर, कहीं पे भी जाओगे तो तुम्हारा फोर्स सेम रहेगा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स तुम पे एक्ट करेगा, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, वो रीज़न के वजह से तुम लोग एक जगह पे स्टैंड हो सकते हो। अब न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स, सिमिलरली जब नाम आया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ योर ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला टॉपिक योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, या तो फिर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ में सबसे पहले देखा जाएगा ये रिलेटेड है, अर्थ तो छोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थ का ऑब्जेक्ट, अर्थ इज अ यूनिवर्स है, तो बेसिकली हम लोग को इसको डिनोशन भी कैपिटल लेटर्स में होगा सबसे पहले। देन हम लोग देखा जाएगा इसमें फोर्स में सबसे पहले यू शुड हैव ऑब्जेक्ट, तुम लोगों के पास ऑब्जेक्ट होगा, तुम लोग के पास उसका डायमीटर होगा। अब डायमीटर कैसे फाइंड करते हो? सपोज तुम लोग के पास रेडियस है तो तुम लोग वो रेडियस को डबल करके डायमीटर मिलेगा, और एल्स तुम लोग के पास अगर डायमीटर है तो तुम लोग क्या करोगे, वो डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करोगे, सो यू विल गेट दी रेडियस। अब उसके बाद तुम लोगों को ये यूनिवर्सल लॉ में तुम लोग को एक है F, यू विल हैव M1 M2 D। अब ये F इज नथिंग बट योर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद होगा M1, सपोज अगर 2 ऑब्जेक्ट है, ऐसे 2 ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग, तो एक ऑब्जेक्ट होगा M1
एंड द अदर ऑब्जेक्ट m2, उसके बीच का डिस्टेंस काउंट करेंगे एज d। अब सिंस मैंने पहले बताया कि अगर तुम लोगों को फोर्स मास ज़्यादा हुआ, कोई चीज़ वजन है तो उसके लिए फोर्स ज़्यादा रहेगा, मतलब तुम लोग मास इंक्रीज कर रहे हो, मतलब तुम लोगों को फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर तुम लोग फोर्स इंक्रीज कर रहे हो तो बेसिकली अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट को तुम लोग पुश करोगे दोनों साइड से तो उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। कहाँ से आएगी रूल? देन F is directly proportional। अब you must have gone through your मैथ्स में एल्जेब्रा में you will have F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दो होता है प्रोपोर्शनैलिटी, एक होता है योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, कोई एक चीज़ की वैल्यू इंक्रीज हुई सो अल्टीमेटली दूसरे चीज़ की भी वैल्यू इंक्रीज होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका उल्टा होता है, एक चीज़ की वैल्यू रेज अप हुई दूसरा चीज़ डिक्लाइन। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होता है, अगर फोर्स इंक्रीज करें सो मतलब तुम्हारा मास ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स डिक्रीज हुआ तो मास कम होगा, और अगर फोर्स इंक्रीज हुआ तो जनरली अगर हम लोग कोई दो ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे सो क्या होगा, जनरली उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। हम लोग इसको डिनोशन कैसे कर सकते हैं, बाय द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इंक्रीज हुआ m1 m2, दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लाइक हम लोग लिखते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। सिमिलरली वैसे हम लोग ये फॉर्मूला में यूज करेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ये है फॉर्मूला। अब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी मतलब अगर मेरा फोर्स इंक्रीज हुआ मेरा मास इंक्रीज होगा, और अगर फोर्स इंक्रीज हुआ तो मेरा डिस्टेंस रेड्यूस होगा, कम होगा डिस्टेंस। तो ये होता है हमारा, ये होगा न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। अब न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में है, सो दैट मीन्स कि इस पे तुम लोगों को प्रॉब्लम्स भी आएंगे। अब ये रिलेटेड है ग्रेविटेशनल से, हमें कुछ तो उसमें होना चाहिए कि हाँ ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात कर रहा है या कौन सा फोर्स है, इसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं है। जब हम लोग इसको एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग में लेंगे और जब हम लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी की साइन रिमूव करनी होती है, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाना है इसमें से, हम लोगों का ये फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस होगा। दैट चेंजेस इज F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन D। और देन ये हुआ हमारे फॉर्मूला के चेंजेस में। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में चेंजेस है। क्या चेंजेस है, एक तो ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन रिमूव हुई, यहाँ इक्वल टू ऐड हुआ, यहाँ पे कैपिटल G नहीं है, यहाँ पे कैपिटल G है। अब व्हाट डज दिस G स्टैंड फॉर, ये G किस लिए डाला हमने, सिमिलरली ये G है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम लोग इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में लिया जाएगा इसका कुछ वैल्यू है। सिमिलरली क्या हुआ था, न्यूटन ने इस वैल्यू पे सर्च किया था, अर्थ के मास के साथ दूसरे मास को मल्टीप्लाई किया था तो उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली थी, और वो पर्टिकुलर वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg वर्स। न्यूटन स्टैंड्स फॉर फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और वो उसके नाम के साथ आया सर आइजैक न्यूटन, बेसिकली तो उसके नाम के साथ आया न्यूटन। मीटर हम लोग डिस्टेंस लेते हैं हमेशा मीटर में, किलोमीटर या मीटर में, सेंटीमीटर मिलीमीटर डिस्कवर किए। देन केजी हम लोगों ने क्यों लिया, बिकॉज वी हैव इट एज मास हम लोग किलोग्राम में डिनोट करते हैं, इसलिए हमारा आया इधर केजी। तो ये हुआ हमारे जनरल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ G। तो यहाँ द वैल्यू ऑफ G कांस्टेंट रहेगी, ये है ग्रेविटेशनल कैपिटल G की वैल्यू। तुम लोग इसे ना ही स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो ना ही इसका वैल्यू कहीं चेंज कर सकते हो, बिकॉज ये वैल्यू यूनिवर्सल वैल्यू है, जहां भी जाओगे ये वैल्यू ही पुट करना होगा तुमको। नेक्स्ट आएगा
इस वैल्यू के साथ अगर इफ इन केस तुम लोगों को यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ, अभी ये स्मॉल लेटर्स है, मैंने क्या बोली कि अर्थ इज यूनिवर्स, तो हम लोगों को यूनिवर्सली कुछ लेना पड़ेगा। उसके साथ क्या होगा, सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह हमारा अर्थ है, अर्थ इज एन ऑब्जेक्ट, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। और चेंज क्या होगा हमारा, जनरली द मास ऑफ अर्थ। अर्थ का अगर मैंने बोला कि अर्थ का मास लो, तो हम लोग तो वजन तो करने जाएंगे नहीं जनरली, सो क्या होगा, उसका भी एक मास फिक्स रहेगा और ये वैल्यू में चेंजेस आएगा। F इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन D। और ये D अभी हम लोगों ने सिर्फ D लिखा, बट क्या हम लोग एक ही का डायमीटर लेंगे, नहीं। जनरली जब इसको लेंगे इसके साथ, तो ये डबल द रेडियस हो जाएगा, उसके साथ हमारा डिस्टेंस का ये चेंज होगा, तो हम लोग हमेशा डिस्टेंस स्क्वायर में लेंगे। द रीजन इज कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग रेडियस ऐड करें, सो दोनों ऑब्जेक्ट का रेडियस विल गिव अस डायमीटर। तो यहाँ पे ये होता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें सारी वैल्यूज फिक्स है। अगर हमने कहीं मास में चेंजेस किया, अगर हमने ये मास में चेंजेस किया, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा विद द वैल्यू ऑफ 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट आया। अगर सपोज यहाँ हमारा एक ऑब्जेक्ट है मास ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ द अर्थ भी हमें हमेशा कैपिटल में मेंशन करना होगा और उसका वैल्यू भी हमेशा फिक्स्ड रहेगा। उसके बाद यू विल हैव M2। अब M2 तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर सपोज तुमको पेपर्स में दिया है या तुमको कॉन्टेक्स्ट में है कि मास ऑफ द मून, मास ऑफ द सन, तो ये मेंशन होगा और उसके साथ वो डायमीटर मेंशन होगा। अब रेडियस ऑफ द अर्थ हमेशा फिक्स्ड है, फिक्स्ड रेडियस ऑफ द अर्थ दिया रहेगा। अगर तुमको उसी चीज का डायमीटर फाइंड करना है तो तुम लोग सिमिलरली वही वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो। उसके बाद यू विल गो टू, अगर हम लोग देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग रिलेट कर सकते हैं टू एनी ऑब्जेक्ट, यानी वो हम लोग अगर अर्थ सरफेस में, अगर यहाँ पे सिमिलरली यहीं पर अगर प्लेट में अगर एक मार्बल, एक गोटी डाल के अगर ऐसे रोटेट करेंगे, तो वो मार्बल भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक सर्कुलर मोशन में ही रोटेट करेगी। द रीजन इज कि वो हमेशा टूवर्ड्स द सर्कल, टूवर्ड्स द सेंटर डायरेक्ट करेगी। कोई भी चीज रहेगी उसके आजू बाजू ही रोटेट होगी। द रीजन इज कि उस पर भी वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। अब उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, UCM हम लोग जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म नाम से क्या समझ में आता है, जनरली हमारे स्कूल्स के यूनिफॉर्म। सिमिलरली क्या होगा, आप यूनिफॉर्म इंडिकेशन क्यों दिया रहता है हमारे स्कूल्स में, अगर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, हमारे स्कूल्स में एक इंडिकेशन क्यों दिया रहता है कि तुम लोगों को यूनिफॉर्म ही पहनना है, बिकॉज वो यूनिफॉर्म से तुम लोग को इंडिकेशन मिलता है कि तुम लोग कौन से स्कूल्स को बिलोंग करते हो और तुम लोग स्कूल्स के स्टूडेंट्स हो। सिमिलरली क्या होता है इसमें भी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब हम लोग सर्कुलर मोशन में, सर्कल में रोटेट होते हैं, अगर एक ही स्पीड से रोटेट हो रहे हैं, हमारी स्पीड सेम है, हमारी टाइम सेम है, अगर 1 किलोमीटर 1 आवर में चले और नेक्स्ट आवर में भी हम लोग 1 किलोमीटर ही चले, सो मतलब हमारा स्पीड भी सेम है, हमारा टाइम भी सेम है। सो जहाँ पे हम लोग का रोटेशन का मिनट, स्पीड और टाइम सब सेम रहेगा, मतलब हम लोग एक यूनिडायरेक्शनल में चलेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही रहेगा उस चीज़ को, सो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब तुम्हारा स्पीड, तुम्हारा मोशन, तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो भी है वो एक पर्टिकुलर फ्लो में ही चल रहा है, उसका एक लैप्सिंग नहीं हो रहा है, एक टाइम लैप्स नहीं हो रहा है, और एल्स तुम्हारी स्पीड लैप्स नहीं हो रही है। सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब उसके पहले जब हम लोगों ने ये किया था ग्रेविटेशनल फोर्स में कि पहले जब न्यूटन ने ये ग्रेविटेशनल फोर्स मेंशन करने से पहले एक केपलर जो एक साइंटिस्ट था उसने एक लॉ बताया सिमिलरली, बट उसने ये नहीं बताया कि ये मोशंस क्या है। अब उसका फ़ायदा उठाया न्यूटन ने। उसके फ़ायदा उठाने में क्या हुआ कि उसने वही केपलर्स के लॉ की हेल्प लेकर उसने अपना मैथमेटिकली डेरिवेशंस दिया। अब हमें मालूम है कि सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट होता है, सो सिमिलरली केपलर्स के 3 लॉ मेंशन हुए। केपलर्स का फर्स्ट लॉ मेंशन हुआ कि द सन
is at the center of ellipse with all the planets rotating। मतलब क्या है कि सन at the center है और हमारे सारे planets उसके आजू बाजू रोटेट होते हैं। सेकेंड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो मैंने अभी बताई। सपोज अगर ऐसा हुआ, हम लोगों का डे 24 आवर्स का ही होता है, 24 घंटे में ही हमारा एक दिन होता है। बेसिकली क्या होता है, क्यों होता है, क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के रोटेशन एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रोटेशन है, 24 घंटे में ही वो रोटेट होगा, वो टाइम पीरियड लौट कर आएगा, फिर रात के बाद ही सुबह आएगी। कभी ऐसा नहीं होता है रात के बाद फिर से शाम आए, नो। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा अर्थ या एवरी प्लैनेट एक यूनिवर्सल रूल पे चलता है और तब क्या होता है कि वो 24 आवर्स का ही वन डे बनता है। अब इसमें देखेंगे तो सिमिलरली क्या हुआ था कि जब भी हर प्लैनेट्स की अपनी एक ऑर्बिट है, अपनी एक क्यू है, अपनी एक लाइन है रोटेट करने की, सर्कुलर मोशन की, क्या होगा? अब वो सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रहा है। अगर अर्थ ने सपोज स्पीड बढ़ा दिया किसी दिन, तो क्या होगा? जनरली हमारी रात या सुबह बहुत जल्दी होने लगी और हमारा दिन कम टाइम का होने लगा, लेस देन 24 आवर्स। बट ऐसा नहीं होता है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हुआ, अगर ये UCM जिसको बोलते हैं हम लोग, UCM स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म हुआ तो क्या होगा कि हमारा यूनिवर्स स्टेबल नहीं रह सकता है। मतलब हमारा टाइम पीरियड, अगर अर्थ फटाफट फास्ट भागने लगा कि चलो रेसिंग है, भागो भागो, सो व्हाट विल हैपन कि हमारा दिन कम टाइम का होने लगेगा, फिर से हमारी यूनिवर्स में इंस्टेबिलिटी हो जाता है। तो टू मेंटेन दिस स्टेबिलिटी ये यूनिवर्सल लॉज सारे काम करते हैं। उसके बाद यू विल हैव मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड इज जनरली नंबर। अब तुम्हें पता है कि रोटेशन स्पीड क्या होती है। जनरली अगर तुम्हें कम टाइम में कहीं पहुंचना है, तुम लोग क्या इंक्रीज करोगे? अपनी स्पीड। और अगर स्पीड नहीं इंक्रीज हुआ तो जनरली लेट पहुंचोगे। उसके बाद जो भी इश्यूज, इसमें यूनिवर्सल लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग डेरिवेशंस में चेंजेस कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज एवरी वैल्यू इज कांस्टेंट। हमारा g कांस्टेंट, हमारा f कांस्टेंट, हमारा r कांस्टेंट, हमारा m कांस्टेंट, और बेसिकली जो भी डेरिवेशन एंड ऑफ द टाइम आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, यू हैव टू मेंशन दी यूनिट्स। ये यूनिट्स, अगर ये यूनिट्स मेंशन नहीं है, मतलब वी कैन नॉट से, हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉ हम लोगों ने डिराइव किया और एल्स ये डेरिवेशन हमारा सही है। सो सिमिलरली केपलर का यही रूल पे था सेकेंड लॉ कि द लाइन ज्वाइनिंग, जो भी प्लैनेट से लाइन ज्वाइन हो रही थी, सन सेंटर में होगा, उसके ऑर्बिट्स में जो भी प्लैनेट्स रोटेट होगा, सो इसको कुछ तो एक अपना अपना रेडियस होगा, एक अपना पर्टिकुलर रेडियस होगा। तो वो लाइंस को जो भी ज्वाइन हो रहा है वो इक्वल एरियाज, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है हमारा UCM, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हुआ हमारा सेकेंड लॉ। उसके बाद आता है हम लोग का थर्ड लॉ। अब ये थर्ड लॉ में क्या होता है? थर्ड लॉ थोड़ा सा ट्रिकी है, बट पीरियड ऑफ टाइम रेवोल्यूशन, टाइम रेवोल्यूशन जनरली हम लोग 2 पॉइंट आते हैं, देखो कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है हमारा रेवोल्यूशन, एक होता है हमारा रोटेशन। रोटेशन अपने प्लेस पे ही होता है, वो सेम प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, दैट इज रोटेशन, घूम रहा है तो उसको बोलेंगे रोटेशन। और रेवोल्यूशन जनरली टेक्स 24 आवर्स, जो हमारा एक दिन बनता है, हम लोग बोलते हैं ना 24 घंटे, दैट इज 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 24 आवर्स। अब ये 24 आवर्स कैसे, क्यों? क्योंकि जहाँ से वो अर्थ ने स्टार्ट किया था वो प्लेस से रोटेट होकर वो रेवोल्यूशन करते हुए अर्थ रोटेट भी करता है और अर्थ रिवॉल्व भी करता है। अब जनरली क्या होता है, जहाँ पे भी वो रेवोल्यूशन परफॉर्म होगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद वही पॉइंट पे लौट के आने के बाद के लिए इट विल टेक 24 आवर्स, 24 घंटे पूरे लेता है। दैट मीन्स टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, तो वो हो जाता है हमारा 24 आवर्स। टाइम ऑफ रेवोल्यूशन प्रोपोर्शनल है रेडियस को। अब देखो, अगर मैंने छोटा सर्कल बनाई, अगर मैंने छोटा सर्कल 5-6 जन का हाथ पकड़ के, इफ आई मेक अ स्मॉल सर्कल, और मैंने तुम लोगों को आजू बाजू घूमने बोली,
सो क्या होगा, जनरली तुम लोग उसको डिस्टेंस को जल्दी कवर कर सकते हो, क्यों, जनरली वो स्मॉलर डिस्टेंस में है। बट अगर तुम लोग सपोज रेसिंग के लिए जाते हो, जहाँ पे भी ग्राउंड्स में रेसिंग, जहाँ पे भी तुम्हारा स्पोर्ट्स होता है बेसिकली, वो 200 मीटर्स का या 100 मीटर्स की रेस कंप्लीट होने में यू टेक अ लिटिल टाइम। क्यों, क्योंकि तुम्हारा रेडियस वहाँ इंक्रीज हो जाता है, मतलब तुम्हारा सर्कल इंक्रीज हो जाता है, और सर्कल इंक्रीज हुआ मतलब तुम्हारा डायमीटर और रेडियस इंक्रीज हुआ। तो यहाँ होता है Kepler's का थर्ड लॉ रिलेटेड टू टाइम, रेवोल्यूशन का और उसका डिस्टेंस, दैट इज रेडियस। ये होता है हमारा Kepler's का 3 लॉ कंप्लीट। ये केपलर ने स्टार्ट किया था, प्लैनेटरी मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं, बट इसको कंप्लीट सर आइजैक न्यूटन ने किया था। सो यहाँ पे हम लोग हमारा चैप्टर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर द डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।